हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज का पार्ट दोस्तों हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के कंप्लीट कर चुके हैं। द ग्रेटर हिमालयाज, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ये तीनों के तीनों पार्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे पहले हमने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के भी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं दोस्तों, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। और आप हमारी पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पहले पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको बाकी पार्ट्स अच्छे से समझ आएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स कवर किए थे इनके पुरानी वीडियोस में। आज के पार्ट की तरफ चलते हैं। आज का पार्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स एंड द कोस्टल प्लेन्स है। पेनिनसुलर प्लेटू हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का पार्ट हमारा है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, द इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है। फोर्थ डिवीज़न है, फोर्थ मेजर डिवीज़न है ये इंडिया की। और इंडियन डेजर्ट्स इसमें आते हैं। अब हमें पढ़ना है कि इंडियन डेजर्ट आखिर ये बने कैसे और आखिर इसमें आता क्या है। देखिए दोस्तों, इंडियन डेजर्ट्स को अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, जैसे कि आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स, जो कि डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब साउथ वेस्ट मानसून जब आता है इंडिया की तरफ, तो साउथ वेस्ट मानसून के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, एक जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ, और दूसरा हो जाता है इसमें अरेबियन सी वाला ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी वाला ब्रांच। अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूज है, वेस्टर्न घाट्स कंप्लीटली, तो जब ये अरेबियन सी वाली ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून की आगे जाकर इंडिया में एंटर करती है, आगे जाकर इंडिया में ये एंटर करती है, आ क्या जाता है इस तरफ आ जाते हैं अरावली रेंजेस। ठीक है, इस तरफ आ जाती हैं अरावली रेंजेस। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, जब अरेबियन सी वाली ब्रांच आती है और जब वो इंडिया में एंटर करती हैं जिस जगह पर, यहाँ पर है अरावली रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मानसून इस रेंज के, अरावली रेंज के इस तरफ जा ही नहीं पाता, और इसी रेंजेस के साथ साथ जाकर ये आगे वाले हिस्सों पर बारिश करवाता है। बात समझ आई? मैं फिर से समझाता हूँ आपको मैंने क्या बोला दोस्तों। जब साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया में आता है, इंडिया की तरफ जब वो आता है, तब उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। पहली ब्रांच बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो इस तरफ है। दूसरी ब्रांच आ जाती है अरेबियन सी की, दूसरी ब्रांच आ जाती है अरेबियन सी वाली ब्रांच। अब रीज़न क्या है कि इस जगह पर ही थार डेजर्ट बना है, इसी जगह पर डेजर्ट है, तो इसका रीज़न ये है, जब अरेबियन सी वाली ब्रांच इंडिया में एंटर होती है, तो यहाँ पर है अरावली रेंजेस, और अरावली रेंजेस के इस पार ये जा ही नहीं सकते मानसून, और ये अरावली रेंजेस के अलोंग ही जाकर आगे वाले हिस्सों में बारिश करवाते हैं। दिल्ली हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाली साइड पर, वहाँ पर ये बारिश करवाते हैं। ठीक है, जबकि थार डेजर्ट में बारिश नहीं करवाते, क्योंकि यहाँ पर बीच में होती है अरावली रेंज। और अगर थार डेजर्ट में बारिश होती भी है तो वो साल में बहुत ही ज़्यादा कम दोस्तों, लेस देन 150 mm पर ईयर, इतनी कम बारिश होती है यहाँ पर थार डेजर्ट पे। तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि थार डेजर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बारिश ही नहीं होती। जो मॉनसून हमारे इंडिया में बारिश लेकर आते हैं वो अरावली रेंजेस के उस पार जा ही नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पर थार डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पर था थार डेजर्ट। ठीक है, इस तरफ था थार डेजर्ट। द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। इस रीजन में
बहुत ही कम रेनफॉल होता है, बिलो 150 mm, यानी कि 15 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम इसमें हर साल रेनफॉल होता है। इट इज़ अ सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, सैंडी प्लेन है और यहाँ पर आपको सिर्फ सैंड ड्यून्स ही, मतलब रेत के पहाड़ टाइप बोल सकते हो आप इनको। हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन, ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पर और वेजिटेशन भी यहाँ की काफ़ी लो होती है। यहाँ पर मैंने वही डायग्राम बनाई है, इसकी दो ब्रांचेस होती है, बे ऑफ बंगाल साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच, जो कि जब इंडिया में एंटर करता है तो यहाँ पर अरावली रेंजेस के कारण ये थार डेजर्ट वाली साइड जा ही नहीं सकते और ये आगे वाली साइड पर अपनी ये बारिश करवाते हैं, ठीक है, और थार डेजर्ट में बारिश नहीं करवाते। तो ये रीज़न है थार डेजर्ट की फॉर्मेशन का। वहाँ पे आपको पता है कि वेजिटेशन भी काफ़ी लो है, वहाँ पर सिर्फ वही पेड़ उगते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैक्टस, क्योंकि कैक्टस का क्या है दोस्तों, यहाँ पर लीव्स नहीं उगते, यहाँ पर उगते हैं स्पाइंस। क्यों? अगर आपको पता हो लीव्स क्या करते हैं दोस्तों, लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, जो पानी आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू पानी रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कैक्टस की बात की जाए तो ये ऐसे पौधे पानी रिलीज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इनके अगर इनके पास लीव्स होते तो यहाँ पर ये पानी स्टोर ही नहीं कर सकते। अब इनको करना क्या होता है कि पानी को स्टोर करना होता है। ये इनके लीव्स जो है वो स्पाइंस की फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि कांटों की शक्ल में ये हो जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस यहाँ पर नहीं होना चाहिए इनके, जैसे लीव्स से वाटर लॉस होता है, यहाँ पर स्पाइन से वाटर लॉस नहीं होता और पानी इनके अंदर ही स्टोर रहता है, ठीक है। ये हो गया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो था थार डेजर्ट। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन हमारी आती है दोस्तों द कोस्टल प्लेन्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है, पेनिनसुलर प्लेटू के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन आती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इवन यूपीएससी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। पहले मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, देखते जाओ। दोस्तों आप सबको पता है, इस तरफ था वेस्ट वाली, इस तरफ था द वेस्टर्न कोस्ट, द वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट वाली तरफ था डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में द ईस्टर्न घाट्स, और वो जाके मिलते थे तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स पर, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात रही। आखिर ये कोस्टल प्लेन्स है क्या, और ये कोस्टल प्लेन्स है कहाँ पर दोस्तों? ये कोस्टल प्लेन्स है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के अलोंग। जो वेस्टर्न घाट्स के अलोंग कोस्टल प्लेन्स हैं इनको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ईस्टर्न घाट्स के अलोंग कोस्टल प्लेन्स बने हैं इनको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के अलोंग वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न घाट्स के अलोंग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है दोस्तों, ये ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी कोस्ट सबमर्जेंट है और कौन कौन सी कोस्ट इमर्जेंट है। सबमर्जेंट मतलब कि या तो वहाँ पर लैंड का लेवल पानी से कम होगा, यानी कि पानी उसको लैंड को कवर करता होगा, या फिर पानी का लेवल लैंड से हाई होगा तभी वो उस लैंड को कवर करेगा, ठीक है। तो सबमर्जेंट कौन कौन सी है और इमर्जेंट कौन कौन सी है। जब हमारे कोस्टल प्लेन्स का आता है दोस्तों, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। सबमर्जेंट यहाँ पर गोवा गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट होती है सबमर्जेंट, और इस तरह ये पूरा कर्नाटका तक, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ डायग्राम से, ठीक है। पूरा कर्नाटका तक, ये देखो द्वारका से, यहाँ पर गुजरात से ये स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, यहाँ तक पूरा का पूरा हिस्सा आता है सबमर्जेंट कोस्ट का। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबमर्जेंट कोस्ट कर्नाटका और गुजरात के बीच में आता है, ठीक है। और कर्नाटका के बाद केरला वाली साइड पर दोस्तों, जब केरला में मालाबार कोस्ट में आप आते हो, ये है इमर्जेंट कोस्ट, ये है इमर्जेंट कोस्ट, ठीक है। वो कोस्ट जो पानी में सबमर्ज नहीं है, ये है इमर्जेंट कोस्ट। फिर से समझो,
गुजरात से लेकर कर्नाटका तक, वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात से लेकर कर्नाटका तक का कोस्टल प्लेन एरिया है सबमर्जेंट कोस्ट। और इसके बाद केरला में मालाबार कोस्ट है इमर्जेंट कोस्ट। क्यों? क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई थी तो इंडियन प्लेट का जो आखिरी हिस्सा था ये उठ गया था। जब कोई चीज़ किससे टकराती है तो उसका पीछे वाला हिस्सा उठ जाता है। तो यहीं पर मालाबार कोस्ट जो केरला का है ये इमर्जेंट कोस्ट है। ये तो आया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का आया। अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है दोस्तों, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूरा का पूरा इमर्जेंट कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूरा का पूरा इमर्जेंट कोस्ट है। तो अब आपसे पूछा जाए कौन कौन से कोस्ट इमर्जेंट है, कौन कौन से कोस्ट सबमर्जेंट है। गुजरात का कोस्ट सबमर्जेंट है, महाराष्ट्र का कोस्ट सबमर्जेंट है, गोवा वाला कोस्ट सबमर्जेंट है, कर्नाटका वाला कोस्ट तक सबमर्जेंट है। बाकी केरला वाला कोस्ट इमर्जेंट है, तमिलनाडु वाला और ईस्टर्न साइड पर तो सब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब के सब इमर्जेंट कोस्ट है। ठीक है, ये रही पहला पॉइंट। किसी को कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि सबमर्जेंट कौन से हैं, इमर्जेंट कौन से हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है, जो ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है, एक्चुअली में ये नैरो है। नैरो इन द सेंस क्या? ये नैरो है यानी कि इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट, जिसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही 500 किलोमीटर तक का है। यानी कि यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल वाली साइड पर आपको ज़्यादा नेचुरल पोर्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर नेचुरल पोर्ट नहीं है। जबकि वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड पर आपको नेचुरल हार्बर पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम है। इस कारण क्या होता है कि जो जहाज़ होते हैं वो आराम से इस कोस्टल एरिया पर, इस कोस्टल प्लेन तक पहुंच जाते हैं, अपने नेचुरल हार्बर पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया की अगर बात की जाए, यहाँ पर इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही 500 किलोमीटर का है, तो यहाँ पर जहाज़ इतनी आसानी से नहीं आ पाते। ठीक है, तो इसीलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया जो नैरो है वहाँ पर पाए जाते हैं नेचुरल हार्बर और पोर्ट, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर नेचुरल हार्बर और पोर्ट नहीं पाए जाते, वहाँ ज़्यादातर आर्टिफिशियल पोर्ट ही पाए जाते हैं। ओके, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। पहला कौन सा सबमर्जेंट है, कौन सा इमर्जेंट है, दूसरा कौन सा नैरो है, कौन सा वाइडर है, और कहाँ पर नेचुरल पोर्ट पाए जाते हैं, कहाँ पर आर्टिफिशियल पोर्ट पाए जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आखिर कौन कौन से कोस्टल प्लेन को किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से कोस्टल प्लेन को किस किस नाम से जाना जाता है, ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों। गुजरात वाला जो कोस्टल प्लेन है इसको बोला जाता है काथियावाड़ कोस्ट। ठीक है, काथियावाड़ कोस्ट, KATHIAWAR, ये गुजरात वाला, इसको बोलते हैं काथियावाड़ कोस्ट। ठीक है, एक। दूसरा आता है महाराष्ट्र एंड गोवा। महाराष्ट्र से गोवा तक के कोस्ट प्लेन को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र से गोवा तक के कोस्ट प्लेन को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कर्नाटका के कोस्टल प्लेन को बोला जाता है कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, कन्नड़ कोस्ट इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ तक। ठीक, ये तीनों की तीनों कौन कौन सी, काथियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड कन्नड़ कोस्ट, ये तीनों की तीनों कोस्ट आती हैं सबमर्जेंट कोस्ट। ओके, उसके बाद मालाबार कोस्ट जो केरला में है, मालाबार कोस्ट केरला की जो इमर्जेंट कोस्ट है। फिर ये हो गई वेस्टर्न कोस्टल सारी प्लेन्स। इसके बाद आता है ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड, यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु से स्टार्ट होकर थोड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के थोड़े हिस्से तक आती है कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आती है कोरमंडल कोस्ट। दूसरा
आंध्र प्रदेश के हिस्से से लेकर ओडिशा तक के हिस्से में आती है नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार इसको बोलते हैं। और उड़ीसा में कौन सी कोस्ट आती है? उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स, जो ये सब की सब कौन सी है? इमर्जेंट कोस्ट है, सब की सब इमर्जेंट कोस्ट है। अब दोस्तों एक और सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या जो अगर जैसे देखा जाए कि क्या जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा दोस्तों, क्या वो यहीं ऊपर ही पाए जाते हैं? क्या हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं हिमालयस के फुट हिल्स के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, यहाँ पर एलुवियल सॉइल काफ़ी मिलती है जो खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो क्या ये सिर्फ इसी हिस्से में माने जाते हैं क्या हिमालयस के फुट हिल्स पर? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन्होंने मेरा पुराना लेक्चर देखा हुआ आप सबको पता होगा, ईस्टर्न कोस्ट हमारी, ईस्टर्न घाट्स हमारी डिसकॉन्टिन्यूज़ है। किसके कारण ये डिसकॉन्टिन्यूज़ है? क्योंकि यहाँ पर आती हैं 4 नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं बताओ मुझे, आप सबको याद होने चाहिए। महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर, ठीक है। ये सब की सब रिवर्स, ये चारों की चारों रिवर्स दोस्तों इस तरफ ईस्टर्न कोस्ट वाले प्लेन्स में, ईस्टर्न घाट्स वाली साइड आती हैं। और करती क्या है, जब ये यहाँ पर आती हैं अपने सेडिमेंट्स ये यहाँ पर इकट्ठा करती जाती हैं, अपने सेडिमेंट्स यहाँ पर ये इकट्ठा करते जाती हैं। तो इसी कारण ये यहाँ पर प्लेन्स बनाती है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है जो खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी साइड जैसे आप सबको याद होगा विंध्यान रेंज, ठीक है, विंध्यान रेंज के बाद कौन सी थी नीचे? सतपुरा रेंज, जिसके बीच से आता था, यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है। विंध्यान रेंज जिसके बीच से निकलती थी नर्मदा रिवर, फिर सतपुरा रेंजेस, फिर तापी, ठीक है। अब जो वेस्टर्न घाट्स वाली रिवर्स थी ये क्या करती थी? ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती थी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये डायरेक्ट ये अरेबियन सी में गिर जाती थी, डायरेक्ट ये फॉल होती थी अरेबियन सी में, उस सी में ये डायरेक्टली फॉल होती थी, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती थी। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही 500 किलोमीटर का है। यहाँ पर ये क्या करती है, जो महानदी रिवर है, गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, कावेरी रिवर है, जो एक तो ईस्टर्न घाट्स को डिसकॉन्टिन्यूस बनाती है और दूसरा यहाँ पर फॉर्म करती है वो प्लेन्स का, ठीक है। यहाँ पर प्लेन्स फॉर्म होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्लेन सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स में ही प्लेन्स पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड पर भी प्लेन्स पाए जाते हैं, जो कि कौन कौन सी रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, ये था आपका कंप्लीट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और रिवाइजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब आप मुझे खुद बताना दोस्तों, सब के सब अगर आपको याद होगा थोड़ा देखते जाओ। यहाँ पर गुजरात से शुरुआत करते हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के, यानी कि गुजरात के कोस्टल एरिया को क्या बोला जाता है? काठियावाड़ कोस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, महाराष्ट्र और गोवा के कोस्टल एरिया को क्या बोला जाता है? कोस्टल प्लेन को क्या बोला जाता है? कोंकण कोस्ट, जो कि उन्हीं के लैंग्वेज के, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके नाम पर है। तीसरा, कर्नाटका के कोस्टल एरिया को क्या बोला जाता है? कोस्टल प्लेन को क्या बोला जाता है? कन्नड़ कोस्ट। और ये तीनों की तीनों कोस्ट आती है सबमर्जेंट कोस्ट, ठीक है। ये तीनों की तीनों कोस्ट आती है सबमर्जेंट कोस्ट वेस्टर्न घाट्स की। इसके बाद आती है वेस्टर्न घाट की मालाबार कोस्ट, जो केरला में है, जो कि इमर्जेंट कोस्ट है। जो क्यों इमर्जेंट है, क्यों सी के लेवल से थोड़ा ऊपर है? क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई थी तो इंडिया का पीछे वाला भाग उठ गया था थोड़ा सा। ये तो हो गया वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में ये जो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, यहाँ पर कौन सी कोस्ट आती है? यहाँ पर आती है कोरमंडल कोस्ट। दूसरा, आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक के हिस्से तक कौन सी कोस्ट आती है? नॉर्दर्न सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार। और सिर्फ ओडिशा में ही कौन सी कोस्ट आती है? उत्कल
प्लेन्स, जो कि ये सब की सब इमर्जेंट कोस्ट हैं। ठीक है, ये सब की सब इमर्जेंट कोस्ट हैं। इसके साथ हमारा कोस्टल प्लेन्स खत्म होता है। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे सबमर्जेंट कोस्ट, जिनको मैंने इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर लाइंस मारी हुई है, ये सब की सब सबमर्जेंट कोस्ट आई। ठीक है, सूटेबल फॉर नेचुरल हार्बर पोर्ट्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज लेस। यहाँ पर क्या है कि नेचुरल हार्बर पोर्ट ज़्यादा है, और क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत कम है, जबकि ईस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न घाट्स पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 500 किलोमीटर का। वेस्टर्न कोस्ट इज़ नैरो है ये, एंड ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डायरेक्टली फॉल्स इनटू द सी। जो भी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाती हैं, ये सब सी की तरफ डायरेक्टली फॉल होती है, डायरेक्टली उसमें गिरती है और एस्चुरी का फॉर्मेशन ये करती है। जबकि ईस्टर्न कोस्ट की बात की जाए, ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वाइड है, क्योंकि जो ईस्ट फॉलिंग रिवर्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वहाँ पर एलुवियल प्लेन्स बनाती हैं, जो कि एक डेल्टा फॉर्मेशन आता है। ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है, एलुवियल प्लेन्स बनाती है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है और वहाँ पर इकट्ठा करते जाती हैं, इसलिए वहाँ पर भी प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये कोस्टल प्लेन होता क्या है? कोस्टल प्लेन इज़ ए फ्लैट लो लाइंग पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द ओशन। ओशन के बिल्कुल नेक्स्ट में ये लो लाइंग पीस ऑफ लैंड होता है, टू द ईस्ट एंड टू द वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्ट में और वेस्ट में है, ईस्ट वाले को ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जिसके अलॉन्ग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चलता है, वेस्ट वाले को वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जिसके अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन चलता है। टू नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड्स आर फाउंड विच आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या आता है? जो बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल जो समुद्र है, इसके बीच का जो कोस्टल प्लेन आता है, ये आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, जिसमें जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि जो तमिलनाडु वाला नीचे वाला पार्ट, अगर सॉरी जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट उड़ीसा वाली साइड पर, वहाँ पर कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के बीच का कौन सा था? नॉर्दर्न सिरकार, और नीचे आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का कौन सा था? कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया हुआ है। उसके बाद आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी है इस तरफ, इनके बीच का जो कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। यहाँ पर नॉर्थन पार्ट में, याद करो गुजरात से नीचे महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कौन सा आता था? कोंकण कोस्ट। उसके बाद कन्नड़ कोस्ट जो कर्नाटका का था, एंड मालाबार कोस्ट जो केरला का था। मालाबार कोस्ट इमर्जेंट कोस्ट है, सारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इमर्जेंट कोस्ट है, जबकि कोंकण, कन्नड़ और गुजरात का काठियावाड़ आता है सबमर्जेंट कोस्ट। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, वो कभी कभी आपको पर्टिकुलर पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ये कि कौन कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। जैसे कि तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, इन्नौर पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ईस्टर्न साइड पर है, आपको पता है, तो आर्टिफिशियल पोर्ट होगा। और इन्नौर पोर्ट जो है वो इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। वेस्ट बंगाल में बात की जाए तो इसमें कोलकाता पोर्ट है, जिसको डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। इंडियाज़ ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट सिचुएटेड ऑन हुगली रिवर पर ये सिचुएटेड है। ओडिशा में पैराडीप पोर्ट आता है, जिसके बारे में एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार पूछा जाता था। ये ओडिशा एक नेचुरल हार्बर है, डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। याद करना दोस्तों, ओडिशा में जो पैराडीप पोर्ट है ये एक नेचुरल हार्बर है। बेशक ये ईस्टर्न घाट्स वाली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है, लेकिन ये एक नेचुरल हार्बर है जो आयरन और एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट में ये डील करता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, जो कि डीपेस्ट पोर्ट आता है इंडिया का, जो आयरन ओर की एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद तमिलनाडु में एक और है, टूटिकोरिन, डील्स विद फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ये तो आगे ईस्टर्न साइड वाले। अब वेस्टर्न साइड वाले देखते हैं। वेस्टर्न साइड में है केरला में कोची पोर्ट सिचुएटेड इन वेबानंद लेक एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ स्पाइसेस एंड साल्ट्स। गुजरात में कंडला, जिसको टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं, जो लार्जेस्ट पोर्ट है बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग के मामले में ये लार्जेस्ट पोर्ट है वॉल्यूम के अनुसार। कर्नाटका में मंगलोर पोर्ट है, जो आयरन और एक्सपोर्ट में डील करता है। गोवा में मोरमुगांव पोर्ट है, सिचुएटेड ऑन दी एस्चुरी ऑफ रिवर जुराई के एस्चुरी पर, जहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर है। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है जो
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में 2 पोर्ट्स आते हैं, एक तो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी यहाँ पर है और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी यहाँ पर है। महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट का नाम है मुंबई पोर्ट और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट का नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कहाँ पर है, नावा शेवा नवी मुंबई में लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस्टल प्लेन का अगर देखा जाए बुक के अनुसार क्या लिखा गया है, यहाँ पर 2 हिस्सों में इसको बांटा जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात की जाए, ये डेल्टिक प्लेन्स है कहाँ से, गंगा इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ, गंगा से लेकर कन्याकुमारी साउथ तक ये यहाँ पर पूरे फैले हुए हैं। यहाँ पर 1100 किलोमीटर विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 120 किलोमीटर। कौन कौन से प्लेन्स आते हैं, उत्कल प्लेन्स सबसे पहले जो आप सबको पता है उड़ीसा में आते हैं। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम डेल्टिक प्लेन्स ऑफ गंगा टू दी महानदी, गंगा से लेकर महानदी तक का जो प्लेन आता है ये कौन सा प्लेन आता है, उत्कल प्लेन्स। उसके बाद आंध्र प्रदेश कोस्टल प्लेन आता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउदर्न लिमिट ऑफ उत्कल प्लेन्स टू पुलिकट लेक। असल में है क्या दोस्तों कि आंध्र प्रदेश, हमने पढ़ा था ना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से से लेकर उड़ीसा के कुछ हिस्से तक का यहाँ पर कौन सा कोस्टल प्लेन आता था, नॉर्दर्न सिरकार। एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश के पुलिकट लेक से उड़ीसा में महानदी रिवर तक, या उड़ीसा का इसमें बहुत भाग आता है, तो पुलिकट लेक से उड़ीसा तक की ये नॉर्दर्न सिरकार कोस्टल प्लेन आता है। ठीक है, इट हैज़ ए लार्ज डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, इसमें लार्ज डेल्टास हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर के। तमिलनाडु प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ चेन्नई कन्याकुमारी इन द साउथ। फिर उसके बाद तमिलनाडु प्लेन्स आते हैं, जिसको आप सबको पता होना चाहिए नाम क्या दिया गया था, और आंध्र प्रदेश के पुलिकट लेक से लेकर पूरा तमिलनाडु तक के कोस्टल प्लेन को किस नाम से बोला जाता था, कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरमंडल कोस्ट। यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, नॉर्थ ऑफ द चेन्नई टू दी कन्याकुमारी इन द साउथ, कोरमंडल कोस्ट। अब इसी का ही पार्ट है कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, इट हैज़ ए डेल्टिक प्लेन्स ऑफ कावेरी, इसमें डेल्टिक प्लेन्स किसके हैं, कावेरी के, और इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, द ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया, द ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया। ध्यान से नोट करके चलिए, ठीक है, दिमाग में डाल दीजिएगा इस चीज़ को, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। दूसरा आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक, सूरत यानी कि गुजरात में, यहाँ पर पूरा कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं। दीज पार्ट्स आर सब डिवाइडेड इंटू 6 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कच्छ प्लेन्स, इट इज़ एन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन हैविंग साल्ट डिपॉजिट, ग्रेट रन एंड लिटिल रन, यानी कि जो अपने रन ऑफ कच्छ पड़ा था उसके अंडर ही ये दोनों आते हैं कच्छ प्लेन्स में। काठियावाड़ प्लेन्स जो गुजरात में आते थे, जो कि रन ऑफ कच्छ से लेकर दमन तक साउथ तक ये एक्सटेंड होते हैं गुजरात में ही। गुजरात प्लेन्स लाइट टू द ईस्ट ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़ फॉर्म्ड बाय नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। उसके बाद गुजरात प्लेन्स आते हैं जो इसके ईस्ट में, कच्छ और काठियावाड़ के ईस्ट में फॉर्म होते हैं, किनके कारण, रिवर्स जैसे कि नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। इसके बाद कोंकण प्लेन्स आती है, आपको सबको पता है, महाराष्ट्र और गोवा में जो ये लैंग्वेज बोली जाती है इसी के नाम पर कोंकण प्लेन्स का नाम पड़ा हुआ है। कर्नाटका प्लेन्स, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू मंगलोर, गोवा से लेकर मंगलोर तक कर्नाटका प्लेन्स आते हैं, जिसकी कोस्ट को क्या बोला जाता है, कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, कन्नड़ कोस्ट इसको बोला जाता है। और ये सब की सब, ये जितनी भी हमने पढ़ी, तो काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, ये सब की सब सबमर्जेंट कोस्ट है। इसके बाद आता है मालाबार कोस्ट, जो केरला प्लेन्स में आता है, जो कि एक इमर्जेंट कोस्ट है, जो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा ये कोस्ट इस केरला प्लेन्स के अंदर आता है। ये द बैक वाटर लोकली कॉल्ड कयाल्स आर शैलो लगून्स, इसमें जो बैक वाटर्स हैं इनको लोकली कयाल्स बोला जाता है, ये शैलो लगून्स होते हैं। दोस्तों देखिए है क्या कि एक्चुअली जो केरला वाली साइड है ना, यहाँ पे लगून फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है वो अगर इस केरला में नीचे से एंटर होता है तो किसी एक जगह पर आकर यहाँ पर पानी वहाँ पर भर जाता है, लेकिन जब उस पानी को वापस रिट्रीट करना होता है वो रिट्रीट नहीं कर पाता, वो वापस नहीं आ पाता। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई पार्ट्स पर यहाँ पर शैलो लगून्स कयाल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। द लार्जेस्ट अमंग दीज इज़ वेबनंट कयाल, जिसमें सबसे लार्जेस्ट है वेबनंट
वेबनट कयाल सबसे लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय अष्टमुडी कयाल, इसके बाद अष्टमुडी कयाल आता है। ठीक है, डिफरेंस देखा जाए बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, स्मूथ आउटलाइन, ईस्टर्न कोस्ट तो बाहर से स्मूथ है। अकरेंस ऑफ डेल्टास, डेल्टास का फॉर्मेशन होता है क्योंकि रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लेस रेनफॉल होता है। ब्रॉडर है यानी कि वाइडर है ज़्यादा, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही 500 किलोमीटर तक का है, और लॉन्ग रिवर्स यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डाइसेक्टेड आउटलाइन है। अकरेंस ऑफ एस्टुरीज, एस्टुरीज फॉर्म होती है, डायरेक्टली रिवर्स फॉल करती हैं अरेबियन सी में, ज़्यादा रेनफॉल होता है, नैरोअर है मतलब कि ज़्यादा कम है, इतना कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसका नहीं है, और रिवर्स शॉर्ट है। ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट होता है ये कोस्टल प्लेन्स एंड इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों पार्ट आपको आने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट में पूरा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करने जाएंगे दी आइलैंड्स। ठीक है, अब इसमें लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है, इसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, आखिर ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है इस आइलैंड वाले फिजिकल डिवीजन में। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे, वहाँ पर आपको सब की सब वीडियोज़ दिख जाएंगी, जैसे कि जो हमने अभी अभी न्यू स्टार्ट करी है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसी के साथ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये सब की सब आपको वहाँ पर दिख जाएगी, आप ज़रूर से पढ़ सकते हैं। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट सेक्शन दिख जाएगी, जिसमें आप जो इसके पहले हमने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के लास्ट पार्ट द आइलैंड्स के साथ।